तो नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ड्रीम इंडिया पॉलीटेक्निक स्टडी पॉइंट में। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेटिंग का वीडियो लेक्चर सेकंड। ठीक, तो आपका वीडियो लेक्चर सेकंड है। अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो ना देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की लिंक दी गई है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हम आपको 2 लेसन कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, आपका पहला लेसन कंप्लीट हो चुका है, दूसरा लेसन और तीसरा लेसन आज के वीडियो लेक्चर में हम कवर करेंगे। दूसरा लेसन है आपका वायरिंग डायग्राम और तीसरा लेसन है आपका पैनल्स। ठीक है, तो दो आपके लेसन जो कि है वो आज हम कंप्लीट करेंगे। 25 क्वेश्चन आएंगे आपके लेसन 2 के और 25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे लेसन 3 के। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक ज़रूर से बने रहें और सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें ताकि सभी लोगों को पता चल सके कि वीडियो लेक्चर आ चुका है। देखिए, इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में, ट्रांसमिशन वाले वीडियो लेक्चर में जिन बच्चों ने 50वें नंबर के क्वेश्चन का आंसर सही दिया था उन सभी लोगों के नाम ये रहे। सबसे पहले आपका जवाब दिया है रविंद्र कुमार ने, उसके बाद दिया है सुमित यादव, दिव्यांश कुमार सैनी, उसके बाद है भारती स्नेह शंकर और उसके बाद है अमित कुमार, राकेश कनौजिया, रश्मि कुशवाहा, राजेश सिंह और नीरज पांडे। तो इन सभी बच्चों ने सबसे पहले जवाब दिया है 50वें नंबर के क्वेश्चन का। और देखिए, इसके पहले जो आपका एक वीडियो लेक्चर आया है एनर्जी कंजर्वेशन का, एनर्जी कंजर्वेशन के वीडियो लेक्चर में आपका 41 नंबर के क्वेश्चन में आप करेक्शन कर लें। 41 नंबर के क्वेश्चन में आपका पूछा है कि ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में बिजली की हानि किस पर निर्भर करती है। तो देखिए, इसका आंसर गलती से ये लगा दिया है, आपका इसका आंसर आएगा सभी। जो ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन है वो बिजली की हानि पर निर्भर करती है, लाइन के करंट पर, लाइन का प्रतिरोध पर, लाइन की लंबाई पर, मतलब सभी पर। ठीक है, तो इन सभी पर आपका जो ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की लाइन की बिजली हानि है वो निर्भर करती है। ठीक है, और देखिए, जो ट्रांसमिशन का आपका वीडियो लेक्चर था, ट्रांसमिशन के चौथे वीडियो लेक्चर का आपका 50वें नंबर के क्वेश्चन का सही आंसर क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसमिशन किस प्रिंसिपल पर कार्य करता है? म्यूचुअल इंडक्शन। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? ये सही होगा आपका आंसर। तो जिन बच्चों ने गलती से आंसर गलत लगाया है तो वो अपना आंसर सही कर लें। तो चलिए अब अपना आज का वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। देखिए, आज का आपका पहला सवाल है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है कि विद्युत परिपथ की कितनी स्थिति होती है? विद्युत परिपथ की कितनी स्थिति होती हैं? आपके ऑप्शन में है 1, 2, 3 या 4। तो आपका जो विद्युत परिपथ होती है उसकी आपकी कितनी 3 स्थिति होती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन कि विद्युत परिपथ की लघु परिपथ स्थिति कब होती है? विद्युत परिपथ की लघु परिपथ स्थिति कब होती है? आपके ऑप्शन है परिपथ पर प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण, परिपथ में संयोजन तार टूट जाने के कारण, निर्धारित विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? विद्युत परिपथ पर प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण आपका क्या होता है? विद्युत परिपथ की लघु परिपथ स्थिति कब होती है? तो ये परिपथ पर जब प्रभावी प्रतिरोध नगण्य हो जाता है तब आपकी ये स्थिति होती है। ठीक है, तीसरे नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि विद्युत परिपथ की खुला परिपथ स्थिति कब होती है? विद्युत परिपथ की खुला परिपथ स्थिति कब होती है? निर्धारित विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण, परिपथ पर प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण या परिपथ में संयोजन तार टूट जाने के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? परिपथ में संयोजन तार टूट जाने के कारण। देखिए, आपके ऑब्जेक्ट भी थोड़े बड़े बड़े हैं तो आप देखिए, आपको सभी ये क्वेश्चन जरूर से याद करना है। ठीक, आप चाहें कैसे भी याद करें बट आपको एक क्वेश्चन जरूर से याद करना है। अगर आप वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आप क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक अपने आप याद हो जाएंगे। देखिए, अब चौथा क्वेश्चन आपका आता है कि विद्युत परिपथ बंद परिपथ कब कहलाता है? विद्युत परिपथ आपका बंद परिपथ कब कहलाता है? तो देखिए, निर्धारित विद्युत धारा प्रवाह होने के कारण। आपका दूसरा ऑप्शन है परिपथ में संयोजन तार टूट जाने के कारण। तीसरा आपका ऑप्शन है प्रभावी प्रतिरोध नगण्य होने के कारण। चौथा ऑप्शन है आपका कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? विद्युत परिपथ बंद परिपथ कब कहलाता है? जब आपका निर्धारित विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण। ठीक है, निर्धारित विद्युत धारा प्रवाहित होने के कारण आपका विद्युत परिपथ बंद परिपथ कहलाता है। और देखिए, जो कि हमारा सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है वायरिंग। तो वायरिंग के बारे में सभी लोगों को जहाँ तक की है वो पता ही होगा। देखिए, आपका क्योंकि दूसरे लेसन का नाम है वायरिंग डायग्राम, तो आपको वायरिंग के बारे में हम थोड़ा पढ़ा देते हैं। जिन बच्चों ने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो उनको थोड़ा यहाँ से जो कि है समझ में आ जाएगा। देखिए, वायरिंग होता है किसी आवासीय सार्वजनिक अथवा औद्योगिक भवन में विद्युत उपकरणों एवं पदार्थों का संस्थापन
करना, जिसे हम भवन की वायरिंग के नाम से जानते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, आपके जो भवन या आपके कार्य औद्योगिक भवन होते हैं या आपके सार्वजनिक या आवासीय जिसमें आप घर में रह रहे हैं, उन सभी में लाइटिंग की जाती है, वायरिंग, ठीक। जो आपके पाइप वगैरह डलते हैं वायरिंग के लिए, ठीक, बिजली के तार वगैरह जिसमें से जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, वायरिंग कहते हैं, ठीक, साधारण भाषा में। विद्युत संस्थापन के द्वारा बिल्डिंग में लाइट, फैन, घरेलू उपकरण जैसे मिक्सर, ग्राइंडर, ठीक, गीजर, फ्रिज के सभी आउटलेट तथा तक विद्युत सप्लाई उपलब्ध कराने तथा उन्हें नियंत्रण करने के लिए उचित व्यवस्था होने की व्यवस्था करते हैं। वायरिंग में आप क्या करते हैं, वायरिंग में हमारे जो फ़ैन हैं, ठीक, उन तक सप्लाई पहुंचाई जाती है, उनके आउटलेट तक। आपकी जो फ्रिज वगैरह चल रहे हैं, जो आपके स्विच लगे हुए होते हैं घर में, उन तक आपकी विद्युत को पहुंचाया जाता है, उसी को हम कहते हैं क्या, वायरिंग। तो ये है आपका दूसरा चैप्टर, इसी के बारे में हमको जो कि है सब कुछ पढ़ना है, ठीक। और इसी के टाइप आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 5वां नंबर का आपका क्वेश्चन पूछता है कि विद्युत परिपथ संयोजन की कितनी विधि होती है। विद्युत परिपथ संयोजन की कितनी विधि होती है? आपके ऑप्शन में है 4, 5, 2 या 1। तो देखिए आपके विद्युत परिपथ संयोजन की कितनी विधि होती हैं, 2 विधि होती हैं। 6वां आपका ऑप्शन आता है कि जीने की वायरिंग में हमेशा किस स्विच का प्रयोग किया जाता है। जीने की वायरिंग मतलब आपकी जो सीढ़ी लगी हुई होती है, उस वायरिंग में हमेशा किस स्विच का प्रयोग किया जाता है, 1 स्विच, 2 वे स्विच, या आपका पुश स्विच या इंटरमीडिएट स्विच। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, जीने की वायरिंग में हम हमेशा 2 वे स्विच का उपयोग करते हैं, ठीक है। 7वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रण करने के लिए कौन से स्विच प्रयोग किए जाते हैं। मतलब आपका जो एक बल्ब है, ठीक, उसको हम 3 स्थान से बंद और चालू कर सकें, ठीक, उसके लिए हम कौन से स्विच का प्रयोग करते हैं, 3 वे स्विच या 3 वे स्विच या 3 2 वे स्विच, 3 1 वे स्विच, 3 2 वे स्विच या 2 2 वे तथा 1 मध्यवर्ती स्विच या 3 मध्यवर्ती स्विच। तो आपका इसका सही आंसर क्या है, अगर हमको एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करना है या बंद चालू करना है, तो हम उसके लिए किसका यूज करते हैं, 2 वे तथा 1 मध्यवर्ती स्विच का, ठीक है। 2 2 वे स्विच का और 1 मध्यवर्ती स्विच का उपयोग हम करते हैं। 8वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि एक लैंप को 3 स्थान से नियंत्रण करने के लिए मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है। एक लैंप को 3 स्थान से कंट्रोल करने के लिए मध्यवर्ती स्विच का प्रयोग किस स्थान पर किया जाता है, पहले स्थान पर, दूसरे स्विच के मध्य में, तीसरे स्थान पर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा, दोनों स्विच के मध्य में, ठीक। जैसा कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, मध्यवर्ती स्विच का उपयोग कहाँ करा जाता है, 2 स्विचों के मध्य में, ठीक है। 9वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि खुला गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच बल्ब से होता है। खुला गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच बल्ब से होता है। देखिए आपको एक बार ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है, आपको बिल्कुल आसान लगेगी ये सब्जेक्ट, ठीक है। आपके ऑप्शन है 1 से अधिक, बराबर, 1 कम या उपरोक्त सभी सही हैं, मतलब आपके सभी में ऑल, ठीक। तो खुला गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच बल्ब से होता है 1 अधिक। स्विच जो आपका होता है वो बल्ब से कितना, 1 अधिक होता है। 10वें नंबर का क्वेश्चन आता है कि खुला गलियारा प्रकाश व्यवस्था में कौन से स्विच प्रयोग किए जाते हैं, 1 वे स्विच, 2 वे स्विच, मध्यवर्ती स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो खुला गलियारा प्रकाश होता है वहाँ पर आपके कौन से स्विच यूज किए जाते हैं, 2 वे स्विच यूज किए जाते हैं, ठीक है। 11वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में कितने बल्बों की संख्या कितनी होती है, कितने स्विच और आपके बल्ब कितने लगे होते हैं खुला गलियारा प्रकाश में। आपके देखिए स्विच बल्ब से 1 अधिक होता है, स्विच बल्ब से 1 कम होता है, स्विच व बल्ब दोनों बराबर या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर आएगा, बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच व बल्ब की संख्या कितनी होती है, स्विच व बल्ब दोनों बराबर होते हैं। आपके खुला गलियारा प्रकाश में जितने आपके स्विच लगाए जाते हैं उतने ही आपके बल्ब लगाए जाते हैं। 12वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि बंद गलियारा प्रकाश व्यवस्था में स्विच का निर्धारण करते हैं। स्विच का निर्धारण कहाँ करते हैं, प्रवेश व स्विच 1 वे तथा 2 वे स्विच। प्रवेश का स्विच
वन वे तथा टू वे स्विच। ठीक, ये आप अच्छे से याद, आपको ये जितने क्वेश्चन बताए जा रहे हैं आपको सारे याद करना है, रट्टा माननी है। ठीक है, 13वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है। ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ में कौन सी रिले प्रयोग की जाती है? समय देरी रिले, अतिभार रिले, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका देखिए जो ट्रैफिक कंट्रोल परिपथ होता है उसमें आपकी समय देरी रिले प्रयोग की जाती है। इसके बाद आता है आपका 14वें नंबर का क्वेश्चन। देखिए 14वें नंबर में आपसे पूछा है कि ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश वर्जन, ऑपरेशन थिएटर में प्रवेश वर्जन ठीक तथा प्रवेश अनुमति के लिए लाल तथा हरे सूचक बल्ब जलाने के लिए कौन से स्विच का यूज करते हैं। जो आपका ऑपरेशन थिएटर होता है वहाँ पर आपके लाल और हरे कलर के वो जो बल्ब लगे होते हैं उनको जलाने के लिए हम कौन से स्विच का यूज करते हैं? टू वे स्विच, वन वे स्विच, मध्यवर्ती स्विच या इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या आएगा? टू वे स्विच का। देखिए आप अच्छे से क्वेश्चन को सुने, आपको बिल्कुल आसान लगेगा ये सब्जेक्ट। ठीक है, स्विच बोर्ड की ऊंचाई हमेशा कितनी रखना चाहिए? जो आपका स्विच बोर्ड होता है उसकी ऊंचाई हमको कितनी रखनी चाहिए ज़मीन से? तो आपके ऑप्शन है 1.5 मीटर, 1.25 मीटर, 2 मीटर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 1.25 मीटर। 16वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्विच के द्वारा हमेशा नियंत्रण होना चाहिए। स्विच के द्वारा हमेशा नियंत्रण होना चाहिए कौन सा? कंट्रोल तार, फेज तार, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? फेज तार। स्विच के द्वारा हमेशा नियंत्रण होना चाहिए फेज तार में। ठीक है, 17वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि पंखे का रेगुलेटर हमेशा फेज वायर के साथ जोड़ा जाता है। पंखे का रेगुलेटर हमेशा फेज वायर के साथ कैसी स्थिति में जोड़ा जाता है? सामान्य क्रम में, समांतर क्रम में, श्रेणी क्रम में, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका जो पंखे का रेगुलेटर होता है उसको फेज वायर के साथ हमेशा कैसी श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, 18वें नंबर का आपसे के क्वेश्चन में पूछा है कि समय देरी रिले में हमेशा दो कॉन्टैक्ट क्या होते हैं? एनसी कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, नो या एनसी या इनमें से कोई नहीं। तो आपके दो कॉन्टैक्ट होते हैं वो होते हैं नो और एनसी। 19 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरणों के निगर्तन निगर्त बिंदु होता है। परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरणों के निगर्त बिंदु होता है। पंखा परिपथ, स्विच बोर्ड, प्रकाश परिपथ या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? प्रकाश परिपथ। ठीक है, 20वें नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि निम्न में से अलार्म इकाई है बजर, पंखा, बल्ब या ये सभी। तो आपका निम्न में से अलार्म इकाई है क्या? बजर। 21 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि एयर कंडीशनर के लिए कितने एम्पियर का सॉकेट लगाया जाता है। आपका जो एयर कंडीशनर होता है उसके लिए आपका कितने एम्पियर का सॉकेट लगाया जाता है? 5 एम्पियर, 10 एम्पियर, 15 एम्पियर ये सभी। तो आपका सॉकेट लगाया जाता है 15 एम्पियर का। सभी आपकी जो वायरिंग, घर की वायरिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उन्हीं सब के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल आसान टॉपिक है। 22वें नंबर के क्वेश्चन में पूछा है आपसे कि उपयुक्त चित्र में वायरिंग का प्रकार है। आपका जो ये चित्र है इसमें वायरिंग का प्रकार कैसा है? एकल लाइन वायरिंग, दुई लाइन वायरिंग या बहु लाइन वायरिंग या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? एकल लाइन वायरिंग। 23वें नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि वे वैद्युत परिपथ जिसमें केवल प्रकाश उपकरणों के निर्गत बिंदु होता है। वे वैद्युत परिपथ जिसमें प्रकाश केवल प्रकाश उपकरणों के निर्गत बिंदु होता है। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? प्रकाश परिपथ, पंखा परिपथ, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा प्रकाश परिपथ में। ठीक, और वे वैद्युत परिपथ जिसमें केवल पंखा के निर्गत बिंदु होता है। अगर आपसे प्रकाश के निर्गत बिंदु पूछे तो आपका प्रकाश परिपथ, अगर आपसे पूछे पंखा के निर्गत परिपथ तो आपका क्या होगा? पंखा परिपथ। ठीक है, 25 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि अलार्म इकाइयों के नाम हैं। अलार्म इकाइयों के नाम हैं घंटी, बजर, सायरन, हुटर। ठीक, या आपके सभी। तो आपके जो इसका सही आंसर क्या है? सभी। 26 नंबर में देखिए, अब हम यहाँ से जो कि है अपना थर्ड लेसन है आपका पैनल्स। ठीक, थर्ड लेसन आपका क्या है? पैनल्स। उसको यहाँ पर कवर करेंगे। 26 नंबर के क्वेश्चन में थर्ड लेसन आपका स्टार्ट हो चुका है। यहाँ से MCB का फुल नेम क्या है? MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। ठीक, मिनिमम करंट ब्रेकर,
या मैक्सिमम करंट ब्रेकर या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। 27 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि एमसीबी किस कैपेसिटी तक की आती है? एमसीबी आपकी कितनी कैपेसिटी तक की आती है? 40 एम्पियर, 63 एम्पियर, 16 एम्पियर, 100 एम्पियर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 100 एम्पियर तक की आपकी जो कि है एमसीबी की कैपेसिटी आती है। 28 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एमसीबी को कितने लोड के लिए अच्छा सर्किट ब्रेक माना जाता है? अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है। एमसीबी को कितने लोड के लिए अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है? आपके इसमें ऑप्शन है 100 एम्पियर, 63 एम्पियर, 40 एम्पियर, 16 एम्पियर। तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 100 एम्पियर तक के लिए आपका जो एमसीबी को अच्छा सर्किट ब्रेकर माना जाता है। ठीक। 29 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि एमसीबी का पूरा नाम क्या है? एमसीसीबी का, आप ऊपर एमसीबी का पढ़ चुके हैं, अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे एमसीसीबी का पूरा नाम क्या है। तो इसका देखिए पूरा नाम क्या है? मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। मोल्टेड केस सर्किट ब्रेकर। ठीक है। 30वें नंबर के आपसे क्वेश्चन में पूछा है कि क्या एमसीसीबी की ट्रिप करने की क्रिया को एडजस्ट कर सकते हैं? करते हैं। ठीक। क्या एमसीसीबी के ट्रिप करने की क्रिया को एडजस्ट कर सकते हैं? ठीक। या करते हैं? तो देखिए इसके आपसे ऑप्शन है कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, इनमें से कोई नहीं या दोनों। तो देखिए आपकी जो एमसीसीबी की ट्रिप करने की क्रिया है उसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। एमसीसीबी किस ऑपरेशन पर काम करती है? एमसीसीबी किस ऑपरेशन पर काम करती है? आपका थर्मल मैग्नेटिक ऑपरेशन पर काम करती है आपकी एमसीसीबी। देखिए जो भी स्टूडेंट्स नोट करते हुए चल रहे हैं, ठीक, तो उनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा एग्जाम टाइम। ठीक। क्योंकि आपको नोट करा हुआ आपका रखा ही रहेगा, आपको केवल एक बार रिवीजन मारने की ज़रूरत होगी, ये बस। 32 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि रेसिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर कितने सेकंडों में लाइट को ट्रिप करता है? 10 सेकंड में, 30 सेकंड में, 30 मिली सेकंड में या 60 मिली सेकंड में? तो आपका इसका सही आंसर क्या है? 30 मिली सेकंड में। 33 नंबर का क्वेश्चन में आपसे पूछता है कि आरसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? आरसीसीबी की फुल फॉर्म क्या होती है? रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। आपका इसका पूरा नाम क्या है? फुल फॉर्म रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर। 34 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि आरसीडी, अभी आपसे पहले क्या पूछा था? आरसीसीबी। अब यहाँ पर पूछता है कि आरसीडी का पूरा नाम क्या है? तो इसका पूरा नाम है आपका रेजिडुअल करंट डिवाइस। रेजिडुअल करंट डिवाइस। 35 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि आरसीसीबी कितने प्रकार की होती है? आरसीसीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, 3 प्रकार की, 4 प्रकार की या 5 प्रकार की? तो आपका इसका सही आंसर क्या होगा? 3 प्रकार की आपकी आरसीसीबी होती है। आरसीसीबी लाइन में किस अंतर को पहचान कर उस लाइन को ट्रिप किया जाता है? आपकी आरसीसीबी में लाइन में किस अंतर को पहचान कर आपकी लाइन को ट्रिप किया जाता है? करंट के अंतर को पहचान कर। ठीक है। फेस लाइन अर्थिंग के साथ मिलकर आरसीसीबी को करती है। फेस लाइन अर्थिंग के साथ मिलकर आपकी आरसीसीबी को क्या करती है? ऑन करती है, ट्रिप करती है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपकी जो फेस लाइन होती है वो अर्थिंग के साथ मिलकर आरसीसीबी को ट्रिप करती है। ठीक है। 38 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि पोल्स के आधार पर आरसीसीबी कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की, 1 प्रकार की, 3 प्रकार की या 4 प्रकार की? तो पोल्स के आधार पर आपकी आरसीसीबी कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती हैं। 4 ध्रुवीय आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। 4 ध्रुवीय आरसीसीबी का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? 3 फेस लाइन के लिए। 3 फेस लाइन के लिए आपकी 4 ध्रुवीय आरसीसीबी का प्रयोग किया जाता है। 40 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है कि लघु परिपथ में विद्युत परिपथ के रक्षण हेतु लगाया जाता है। रक्षण हेतु लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? स्विच बोर्ड, फ्यूज, उदासीन तार या कोई नहीं। तो आपके क्या लगाया जाता है? फ्यूज लगाया जाता है। ठीक है। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि सेल्फ ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल स्विच जो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट के समय कार्य करता है, ठीक है, वो आपका क्या कहलाता है? एमसीबी कहलाता है, ईएलसीबी कहलाता है, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर क्या है? एमसीबी कहलाता है। आपने सामान्य भाषा में कई बार इसका नाम भी सुना होगा। 42 नंबर के क्वेश्चन में आता है कि एक सुरक्षा युक्ति जिसे विद्युत के उपकरणों की रक्षा के लिए प्रयोग की जाता है, ठीक, वो आपका क्या कहलाता है?
ELCV हम उसको कहते हैं। देखिए, तो इसके बाद आपका 43 नंबर का क्वेश्चन आता है कि ऐसे लिंक स्विच जिसमें कला तार, फेस वायर तथा उदासीन तार, न्यूट्रल वायर को सप्लाई से एक साथ जोड़ा जाता है कि भाई क्या कहलाता है आपका स्विच फ्यूज, मुख्य स्विच, इंटरलॉक या इनमें से कोई नहीं। देखिए, जितने भी आप क्वेश्चन आपको पढ़ाए जा रहे हैं ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आप इन सभी क्वेश्चन को नोट जरूर से करें, ठीक है। फेयर कॉपी या रफ कॉपी में जरूर से सभी क्वेश्चन को नोट करें, ठीक है। तो इसका आपका सही आंसर क्या होगा? मुख्य स्विच ऐसी लिंक स्विच जिसमें कला तार, फेस वायर और न्यूट्रल वायर को सप्लाई में एक साथ जोड़ा जाता है वह आपका कहलाता है मुख्य स्विच कहलाता है, ठीक है। 44 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि स्विच पर स्थिति अंकित होती है। स्विच पर मतलब आपकी कैसी स्थिति अंकित होती है? जो आपके बोर्ड में स्विच लगे होते हैं उनमें आपकी कैसी स्थिति होती है? ऑन ऑफ, ऑफ ऑफ, ऑन ऑन या इनमें से कोई नहीं। तो आपको सभी लोगों को पता है आपके जो स्विच बोर्ड लगे होते हैं, ठीक, उनके स्विच पर आपकी ऑन और ऑफ लिखा हुआ होता है, ठीक है। 45 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि भारतीय मानक संस्थान द्वारा मान्य संधि बॉक्स का संकेत चित्र है। किसका? मान्य संधि बॉक्स का संकेत चित्र क्या है? देखिए, तो आपका एक चित्र ये है, एक ये है, एक ये है और एक वाला चित्र आपका ये है। तो आपका मान्य संधि बॉक्स का चित्र आपका है सही ये, ठीक है। 46 नंबर के क्वेश्चन में पूछता है कि विभिन्न प्रकार की विद्युत ड्राइंगों के ब्लू प्रिंटों को समझाया जाता है आपका क्या? विभिन्न प्रकार की विद्युत ड्राइंगों के ब्लू प्रिंटों को समझाया जाता है घंटी द्वारा, मेन स्विच द्वारा, विद्युत चिन्ह द्वारा या इनमें से कोई नहीं। तो आपके जो विद्युत ड्राइंग के ब्लू प्रिंट होते हैं उनको किसके द्वारा? विद्युत चिन्ह द्वारा समझाया जाता है, ठीक है। 47 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि सर्किट ब्रेकर का चिन्ह कौन सा है? अगर आपसे 3 चित्र आपके और बना दिए जाएंगे और आपसे पूछा जाएगा कि सर्किट ब्रेकर का चिन्ह कौन सा है, तो आपका ऑप्शन में कौन सा सही लगाएंगे? ये वाला लगाएंगे। संकेत चिन्ह दर्शाता है आपका, ये जो संकेत चिन्ह है ये किसको दर्शाता है? सायरन को, सिग्नल बत्ती को, रिले को या मेन स्विच को। तो आपका जो चित्र है ये आपका है सायरन को दर्शाता है, ठीक। सायरन का आपका सिंबल है ये वाला। 49 नंबर का आपका क्वेश्चन आता है कि ELCV का पूरा नाम क्या है? ELCV का पूरा नाम क्या होता है? तो आपका इसका पूरा नाम होता है अर्थ लीकिंग सर्किट ब्रेकर, ठीक है। 50वें नंबर का क्वेश्चन का जवाब आप सभी लोगों को देना है कि 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चित्र कौन सा है? 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चित्र कौन सा है? इन सभी में से आपको बताना है, ठीक है। इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। 15 एम्पियर सॉकेट आउटलेट का चित्र कौन सा है? इसके जो पहले वीडियो लेक्चर बताया गया है आपको, उसमें से आपके 5 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। कम से कम 5 क्वेश्चन आपसे ज़रूर से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो लेक्चर आप ज़रूर से देखें। तो देखिए, आज के वीडियो लेक्चर में हमने पढ़े 50 MCQ टाइप क्वेश्चन और आपका सेकंड और थर्ड लेसन पूरा कंप्लीट हो चुका है। और देखिए, आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लेसन में जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होते हैं आपके, हम वीडियो के लास्ट में आपको 5-10 क्वेश्चन रिवीजन रोज़ करा देते हैं ताकि आप वो पिछले क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं वो भूलें ना। और देखिए, जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा, 15 तारीख को सुबह 5 बजे आपको पॉलीटेक्निक इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट की सभी क्वेश्चन बैंक टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएंगी, ठीक है। तो आप ज़रूर से वहां से डाउनलोड कर ले। केवल 24 घंटे के लिए वहां पर MCQ क्वेश्चन, आपकी जो क्वेश्चन बैंक आई हैं उनको डाला जाएगा, ठीक। उसके बाद वहां से हटा दिया जाएगा। आप ज़रूर से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं अब अगले वीडियो लेक्चर में। आप सभी लोग बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहें और आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी लोगों के साथ शेयर ज़रूर से करें, ठीक। सभी लोगों के साथ शेयर जरूर से करें ताकि और लोगों को पता चल सके कि आपकी इलेक्ट्रिकल डिज़ाइन ड्राइंग की दूसरा वीडियो लेक्चर आ चुका है। तो चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर से करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए, नमस्ते।